ये लड़का एक नॉर्मल सा लूजर सा लड़का है, लेकिन जब वो दूसरे वर्ल्ड में रीइंकारनेट होता है तो वो धोखा करके उस दुनिया का सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है। इस लड़के का नाम फैंग है, जो कि आज से 10 साल पहले दूसरी दुनिया में अचानक से रीइंकारनेट हो गया। और जैसे ही वो उस दूसरी दुनिया में आता है तो वो अपने सामने दो ग्रैंड मास्टर लेवल के बंदों को देखता है, और वो दोनों ही बंदे ट्रिपल एस रैंक प्लस के थे। तभी एक ग्रैंड मास्टर जिसका नाम लाय था, वो एक सीक्रेट टेक्निक यूज करके दूसरे ग्रैंड मास्टर ताइक को एक पहाड़ में दे मारता है। और ऐसा करने के बाद उस ग्रैंड मास्टर को ये लगता है कि वो जीत चुका है, पर तभी मास्टर लाय उठता है एंड वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करके उस दूसरे बंदे को अपनी औकात याद दिला देता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं, जो कि एक क्लासरूम में होता है, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने बहुत ही बुरा सपना देखा है। फैंग के सामने उसके टीचर होते हैं, जो कि ये बोल के क्लास खत्म कर देते हैं कि कल तुम सभी के मार्शल आर्ट एग्जाम का टेस्ट होने वाला है। और इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग की शक्ल अचानक से बदलने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसके साथ बहुत बुरा हुआ हो। और वो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, लेकिन तभी वहाँ एक और बंदा आता है, जो कि अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाने लगता है। और उस वीडियो में हम देखते हैं कि एक ली नाम का लड़का है, जो कि अपनी वीडियो में कह रहा होता है कि आज मैं तुम सभी को एक चीज दिखाने वाला हूँ। और वो वीडियो बनाते बनाते बैक कैमरा ओपन कर लेता है एंड वो कहने लगता है कि हो सकता है कि इस जगह को दिखाते दिखाते मैं मारा जाऊं, और अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे दुआओं में याद रखना। और उस वीडियो को देखकर फैम शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि ये जगह तो मैंने अभी अभी अपने सपने में देखी थी, जहाँ पर दो लीजेंडरी ग्रैंड मास्टर्स आपस में फाइट कर रहे थे। और वो एक जगह बैठकर अपना सिर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। और कुछ सोचकर वो इंटरनेट पर सर्च करता है, जहाँ पर से उसे पता चलता है कि एक पैरेलल दुनिया है, और वहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट दुनिया को रूल करते हैं। और जितना मार्शल आर्टिस्ट स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज्यादा आसान उसकी लाइफ होगी। और इसका मतलब कल जो उसके स्कूल में मार्शल आर्ट एग्जाम होने वाला है, वो इसके लिए कहीं ना कहीं तो रिलेटेड है। फैम को लगता है उसे इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन उसे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए 10,000 रुपए देने होंगे। और क्योंकि फैम दूसरे वर्ल्ड में रीइंकारनेट हुआ था, इसीलिए उसे ये भी पता था कि उसे दूसरी फैमिली भी मिली ही होगी। और वो पूरे टाइम भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था कि जो दूसरी फैमिली उसे मिली है वो थोड़ी सी रिच हो, क्योंकि उसे एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे चाहिए होंगे। अब फैम अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है, और वो जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है वो अपनी छोटी बहन से मिलता है। और वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसके पास एक छोटी बहन भी है, तो वो उसके गाल खींच खींच कर उसे परेशान करने लगता है। थोड़ी देर के बाद उसकी पूरी फैमिली एक साथ डिनर के लिए बैठती है, जहाँ पर वो अपने फादर से मार्शल आर्ट एग्जामिनेशन के बारे में पूछता है। और अब उसके फादर मार्शल आर्ट का नाम सुनकर चुप हो जाते हैं, और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। और कुछ देर के बाद उसके फादर वापिस आते हैं एंड वो खुशी खुशी उसे उस एग्जामिनेशन को देने के लिए हाँ कर देते हैं, और वो एग्जाम के लिए 10,000 रुपए उसके टेबल पर रख देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फैंग की नई फैमिली काफी ज्यादा रिच नहीं है, लेकिन फैंग के फादर बहुत अच्छे फादर हैं, जो कि उन पिताओं में से आते हैं जो कि अपने बच्चों के सपनों को दबाकर नहीं मारना चाहते। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि फैंग की मदर, जो कि एक हाउसवाइफ होती है, वो भी एक काम करना शुरू कर देती है, ताकि वो फैंग के मार्शल आर्ट के लिए अपनी तरफ से कुछ हेल्प कर पाए। और अब अगले दिन फैंग के दोस्तों को जब ये पता चलता है कि उसने 10,000 रुपए देकर मार्शल आर्ट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर लिया है, तो वो फैंग को डिमोटिवेट करने लगते हैं कि तुम्हारी फैमिली ने बेकार ही में इसमें पैसे खर्चे और इसका कोई फायदा नहीं है। एंड तभी क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं, एंड वो आने के साथ ही कहने लगते हैं कि एक वैंग नाम का हमारे स्कूल का स्टूडेंट है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट है। कल वो हमारे स्कूल में आ रहा है और वो हमारे स्कूल को विजिट करेगा, और साथ ही में वो तुम लोगों को मार्शल आर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी देगा। और उस वैंग नाम के बंदे को स्टेशन से पिक करने के लिए टीचर और किसी को नहीं बल्कि फैम को ही चुनते हैं। और इसके बाद हमें फैंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि फैम बहुत उदास बैठा था, क्योंकि जो काम वो कर रहा था उसमें उसकी फैमिली के बहुत ज्यादा पैसे लग रहे होते हैं। एंड तभी फैम की मॉम उसके कमरे में आती है, एंड वो अपने साथ एक बॉक्स लाती है जिसमें की 2 पिल्स होती हैं, और इन पिल्स को ब्लड रिफाइनिंग पिल्स भी कहा जाता है। ये पिल्स मार्शल आर्ट एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं, लेकिन इसका एक कॉन्सिक्वेंस भी है। ये पिल्स के रेट बहुत हाई हैं, और इस एक पिल का प्राइस ही लगभग 30,000 रुपए है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही फैम पिल को उठाता है, उसके स्टैट उसके सामने आ जाते हैं, जो कि बहुत ही लो होते हैं। और जैसे ही फैम उस पिल को लेता है, उसके अंदर एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता है, और उसके अंदर आई हुई एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इस चीज की भनक एक क्रिमिनल को भी लग जाती है। और ये क्रिमिनल कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट है, जिसने कि एक लड़की को किडनैप करके रखा हुआ है। और दूसरी तरफ हमें उसी वोंग नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि सुबह आने वाला था, लेकिन वो रात को ही पहुंच जाता है। और उसके इतना जल्दी आने का एक ही मकसद होता है कि वो उस क्रिमिनल को पकड़ सके और उससे उस लड़की को बचा सके। और दूसरी तरफ हम वैन को देखते हैं, जो कि काफी कंफ्यूज होता है, और वो सोच रहा होता है कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। उसको लग रहा था कि उसकी बॉडी फिर से बन रही है, और उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी एक एक मसल टूट कर फिर से ग्रो कर रही हो। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अभी भी वो मार्शल आर्ट के लिए
बहुत कमजोर था और वो सोचता है कि अगर उसे मार्शल आर्ट सीखना है तो उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। और हमें उन पिल्स के बारे में एक और चीज पता चलती है कि हम उन्हें चाहे जितना मर्जी खा लें, वो पिल्स ऐसी हैं कि वो कभी खत्म नहीं होंगी। और इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ फैन अपने दोस्तों के साथ सीनियर वोंग को पिकअप करने के लिए आया होता है। और उसके बारे में एक बात ये भी होती है कि वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है कि वो फैन को देखते ही समझ जाता है कि जो फ्लक्चुएशन उस दिन हुई थी वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि इस लड़की की वजह से ही हुई थी। लेकिन वोंग उस लड़के से ज्यादा कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप जाकर सीधा एकेडमी में चला जाता है एंड वो वहाँ भाषण देने लगता है। और वोंग इतनी तगड़ी मोटिवेशनल स्पीच देता है कि वहाँ सारे के सारे निठल्ले बच्चे भी मोटिवेट हो जाते हैं। और दिन खत्म होने के बाद शाम को वो सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वोंग फैंग और उनके दोस्तों को जो कि सिर्फ उसे पिकअप करने आए थे उन लोगों को अपना नंबर देता है और उनसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक याद कर लेना, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए वहाँ आने की कोशिश जरूर करूंगा। और इसके बाद फैंग को अपने घर में कुछ जरूरी काम आ जाता है और इसीलिए वो अपने घर में आ जाता है। और फैंग जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो वो अपने कमरे में उसी टॉप के क्रिमिनल को देखता है और फैन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये क्रिमिनल यहाँ कर क्या रहा है। दरअसल फैंग को ये पता नहीं होता कि ये क्रिमिनल उन्हीं के घर में किराए पर रह रहा है। और अब हम उस क्रिमिनल की तरफ देखते हैं जो कि फैन को एक टक घूरे ही जा रहा था और वो क्रिमिनल मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़की को कहीं पता तो नहीं चल गया कि मैं वही क्रिमिनल हूँ। लेकिन वो फैन के सामने नॉर्मल रहने की एक्टिंग करता है और वो उसे घर के अंदर इनवाइट करता है। लेकिन फैन को तो उसे देखकर ही पता चल चुका था कि ये आखिर वही क्रिमिनल है जिसके ऊपर बाउंटी लगी हुई है। और अब फैन जैसे तैसे करके वोंग को मैसेज कर देता है कि वो खतरे में है और वो वोंग को अपने घर में बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी बात कर पाता वो क्रिमिनल उस पर एक जानलेवा हमला कर देता है और वो क्रिमिनल ये सोचने लगता है कि आजकल ये सिटी मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं रह गई है और अब तो मेरे ऊपर इतना बड़ा इनाम हो गया है कि मुझे बच्चा बच्चा तक जाने लगा है। और ये सोचकर वो क्रिमिनल फैन को पूरी तरह से खत्म करने वाला होता है ताकि कोई भी क्लू ना बचे। लेकिन तभी फैन की वो पावर एक्टिवेट हो जाती है जो कि उसे पिल्स खाने से मिली थी, जिसकी वजह से उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है और वो उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद फैन के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन फैन एक प्रो मार्शल आर्टिस्ट के सामने कितनी ही देर टिक पाता और अब वो मार्शल आर्टिस्ट क्रिमिनल फैन को बहुत बुरी तरह से मारता है और वो फैन को जान से मारने ही वाला होता है। लेकिन सही टाइम पर वोंग वहां जाता है और उसके आने के बाद वो उस क्रिमिनल को एक ही मुक्का मारता है जिससे वो दीवार में जाकर भिड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। और जिसके बाद वोंग उस वुमेन की भी हेल्प करता है और उसे रेस्क्यू करके वहां से ले जाते हैं। और इसके बाद हम शाम को वोंग को देखते हैं जो कि फैन को देखकर ये सोच रहा होता है कि आखिर इसने इतने टॉप लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को इतनी देर तक रोक कैसे लिया। उस क्रिमिनल को हराने के बाद उस क्रिमिनल के कमरे से बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स मिले थे जैसे कि ब्लड रिफाइनिंग पिल्स और स्टोन्स भी थे, जिनमें से कुछ चीजें ऐसी भी थी जो कि फैन को नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट बनने में हेल्प भी करेंगी। जिसके बाद वो दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं एंड वोंग फैंग को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने लगता है। वो फैंग को उन पिल्स के बारे में समझाने लगता है कि उसे कौन सी पिल्स कब लेनी चाहिए। जैसे कि तुमने अभी ब्लड रिफाइनिंग पिल्स ली है वो तुम्हें तब लेनी चाहिए जब तुम ट्रेनिंग करने के शुरुआती लेवल पर हो, लेकिन जब तुम इन पिल्स को लोगे तो इसके बाद ये सिर्फ 2-3 दिन तक ही तुम्हारी बॉडी पर असर करेंगी। और ऐसे ही कुछ साल कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद जब फाइनली तुम एक प्रो मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हो तो उसके बाद तुम्हें एक पिल चाहिए होती है जिसका नाम है ब्लड रिफाइनिंग एलिक्सियर। और वैंग फैंग को एक और पिल के बारे में बताता है कि एक और पिल है जिससे हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। उन पिल्स को लेने के बाद वो पिल्स धीरे धीरे करके हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं एंड एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनकी बोन्स ही होती हैं। एंड इसके बाद आखिरी में वैंग एक और पिल के बारे में बताता है जिसका काम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के टिश्यूज को रिपेयर करने का होता है। और वैंग उसे बताता है कि ये पिल्स तब काम आती हैं जब हमारी बॉडी ब्रेक थ्रू कर रही हो। वैंग बताता है कि हमें हमारी बाहरी बॉडी के बारे में तो पता है लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी बॉडी अंदर से कब डैमेज हो जाए। और आखिरी में वैंग उसे ये भी समझाता है कि ये सब मेडिसिन तुम ऐसे ही मत ले लेना, इन मेडिसिन को लेने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वैंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा होता है एंड वो बहुत खुश होता है। साथ ही वैंग उन पिल्स को भी देख रहा था। वैंग उन सभी पिल्स को अपने सिस्टम को दिखाता है एंड वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि थोड़ी देर पहले सिस्टम उन पिल्स की पावर की वैल्यू लगभग 40,000 दिखा रहा था, लेकिन बाकी पिल्स के आ जाने के बाद सिस्टम उन पिल्स की पावर लगभग 2 मिलियन प्लस के दिखा रहा था। और फैंग के मन में खुराफात आती है एंड वो 2 मिलियन में से कुछ पॉइंट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग महसूस कर सके। एंड ये सब करने के बाद फैंग जब अपनी पावर को मेजर करता है तो उसकी पावर लगभग 113 कैलोरीज निकलती हैं। और उसके अगले दिन ही मार्शल आर्ट एग्जामिनेशन का सिलेक्शन क्राइटेरिया शुरू हो चुका था और उस सिलेक्शन में सेलेक्ट
होने का पासिंग क्राइटेरिया सिर्फ 112 कैलोरीज था। और अब हम एग्जामिनेशन सेंटर को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरा जोर लगा रहे होते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को जनरेट कर पाएं। और फैंग भी अपनी पूरी जान लगा देता है ताकि वो इस एग्जामिनेशन में पास हो जाए। एंड अब धीरे धीरे करके बाकी सारे स्टूडेंट्स हार मानने लगते हैं और वहां से जाने लगते हैं। एंड तभी भी हम देखते हैं कि फैंग अपनी पूरी पावर लगा रहा होता है। एंड फैंग की इतनी ज्यादा पावर को देखकर वहां सारे स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं। एंड इस टेस्ट के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि फैंग की जो एक्चुअल पावर निकली थी वो 146 पावर्स थी। एंड ये पावर वैंग की पावर के समान है जो कि उसने इतनी जल्दी अचीव कर ली थी। एंड अपने इतने बढ़िया रिजल्ट को देखकर फैंग बहुत खुश होता है। एंड अब फाइनली टाइम आ चुका था कि फैंग अपना रिजल्ट अपने घर वालों को दिखाए। एंड फैंग जल्दी जल्दी घर जाकर अपने फादर को जैसे ही अपना रिजल्ट दिखाता है तो उसके फादर थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। एंड साथ ही बाकी फैमिली मेंबर्स उसके रिजल्ट को लेकर बहुत खुश होते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन फैंग अपने सीनियर वैंग के पास जाता है। एंड वैंग उसे उसके इतना बढ़िया रिजल्ट आने पर उसे कांग्रेचुलेट करता है। एंड इसके बाद वैंग उसे अपनी मास्टर की बेटी से इंट्रोड्यूस करवाता है। एंड इसके बाद वैंग थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। एंड वो उस टाइम को याद करने लगता है जब उसके मास्टर जिंदा थे। और हमें पता चलता है कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उसके मास्टर ने अपनी जान दे दी थी। हालांकि वैंग ने अपने मास्टर को बचाने की पूरी कोशिश की थी ये कहकर कि अगर आप चले जाते हैं तो मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। लेकिन इस पर उसके मास्टर उसे डांट देते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं ऊपर से देख रहा हूँ, मैं भूत बनकर तुम्हारे सपने में रोज आया करूंगा। तभी हम प्रेजेंट में वैंग को देखते हैं जो कि अचानक से फैंग पर हमला कर देता है। एंड हमला करके उसे बोलने लगता है कि तुमने एग्जामिनेशन तो पास कर लिया लेकिन मार्शल आर्ट के लिए तुम्हारी बॉडी अभी भी बहुत कमजोर है। एंड क्योंकि फैंग अपने एग्जामिनेशन में पास हो गया था तो वैंग उसे कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में बताने लगता है जहां पर वो एडमिशन ले सकता है। एंड उन्हीं यूनिवर्सिटीज में से वैंग एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताता है जिसका नाम मॉड यूनिवर्सिटी था। वैंग उसे 4 और यूनिवर्सिटीज के बारे में बताता है लेकिन वो कहता है कि मैंने इन 4 यूनिवर्सिटीज के बारे में सुन रखा है लेकिन मॉड यूनिवर्सिटी का अपना ही रौला है। वो यूनिवर्सिटी सभी यूनिवर्सिटीज में से सबसे बेस्ट है, उस यूनिवर्सिटीज में से टॉप के एथलीट आते हैं। सो इसीलिए वहाँ तुम्हारा कंपटीशन सीधा टॉप लेवल के बंदों से होगा। एंड इसी के साथ ही वहाँ तुम्हारा एक और बेनिफिट हो जाएगा कि वहाँ जो ब्लड रिफाइनरी पिल्स मिलते हैं वो बहुत ही सस्ते मिलते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वैंग अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहा होता है। एंड वो एक स्टेशन पर होता है जहाँ उसे छोड़ने के लिए उसकी पूरी फैमिली आई होती है। एंड इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं फैंग को जो कि फाइनली मॉड यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका था। और जैसे ही फैंग उस यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंचता है तो वो गेट को देखकर ही हैरान हो जाता है क्योंकि उस यूनिवर्सिटी का गेट भी बहुत बड़ा था। तभी उसका एक सीनियर वहां आता है जिसका नाम फैंकलिंग होता है जो अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए कहने लगता है कि ये यूनिवर्सिटी बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है। एंड वो कहने लगता है कि ये गेट हमें रिमाइंड करवाता है कि हमारी औकात चाहे जितनी बड़ी हो जाए इस गेट के सामने हमारी औकात कुछ भी नहीं है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि फ्रैंकलिन फैंग का एक राइवल है जो कि उसे हर चीज में हराना चाहता है और इसीलिए वो उसे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता। एंड इसके बाद फैंग अंदर चला जाता है एंड वो अपनी एडमिशन करवाने के लिए अपना फॉर्म रिसेप्शन पर देता है। एंड वो रिसेप्शनिस्ट ये देख के हैरान होती है कि फैंग एक ही महीने में 2nd लेवल के बोन टेम्परिंग में पहुंच चुका है। और वो कहने लगती है कि हमारे पास बहुत टैलेंटेड बच्चे आते हैं लेकिन उनको भी इस लेवल तक पहुंचने में एटलीस्ट 6 महीने लग जाते हैं। एंड उसे कुछ शक होता है तो वो फैंग का एक टेस्ट करती है और वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि फैंग बोन टेम्परिंग के दूसरे लेवल पर नहीं बल्कि तीसरे लेवल पर पहुंच चुका है। एंड ये देखकर वहां पर जितने भी बंदे खड़े थे सब शॉक हो गए थे। और फैंग का लेवल वहां सबसे हाई था इसीलिए उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। और जैसा कि मैंने कहा वहां पर उसे रहने के लिए बहुत लग्जूरियस होटल दिया जाता है। एंड उस होटल तक पहुंचाने के लिए उसकी एक सीनियर उसके साथ चलती है एंड वो उसे होटल तक लेकर जाती है। एंड रास्ते में उसकी सीनियर यून उससे कहती है कि ये कॉलेज सच में सबसे बेस्ट कॉलेज है, यहाँ तुम्हें हर एक चीज में लग्जरी मिलेगी तो इससे तुम्हारा माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, बस तुम्हें अपने माइंड को कूल रखना होगा क्योंकि मार्शल आर्ट सिर्फ पेशेंस की गेम है। एंड जो भी हो फैंग अपने लग्जूरियस रूम को देखकर बहुत खुश था। एंड तभी बाजू ही में रहने वाला एक स्टूडेंट जिसका नाम चोंग होता है वो फैंग से कहने लगता है कि फैंग तुम्हारा यहाँ स्वागत है। एंड इसके बाद वो उसके मास्टर वैंग के बारे में बताने लगता है कि जब उसने यहाँ पहली बार एडमिशन लिया था तो मैंने सुना है कि उसने सब लोगों को एक ही दिन में हरा दिया था। वो सचमुच में एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट है एंड मैं ये भी क्लेम करता हूँ कि तुम अभी मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम 3rd लेवल की बोन टेम्परिंग पे हो एंड मैं सिर्फ 1 लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। एंड ये सब बातें खत्म करने के बाद वो सभी एक फील्ड में जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें बुलाया गया था ताकि वो लोग मीटिंग कर सकें। और किस्मत से फैंग और उसका दोस्त टाइम से पहुंच जाते हैं लेकिन जो लोग टाइम के बाद आते हैं उन्हें फील्ड में घुसने ही नहीं दिया जाता। जिसके बाद वो लोग कंप्लेंट करने लगते हैं एंड वो जोर जोर से गेट को पीटने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि अरे इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई, हम लोग सिर्फ 2 ही मिनट तो लेट हुए हैं। एंड जिसके बाद वहाँ पर उनके टीचर आ जाते हैं एंड वो अपना ऑरा रिलीज करते हैं जिससे वहाँ पर सारे
स्टूडेंट्स चुप हो जाते हैं। टीचर बिल्कुल गुस्से में था एंड वो पूरे गुस्से और पावरफुल नेचर के साथ कहता है कि जो लोग यहाँ पर लेट हुए हैं वो अब यहाँ एंटर नहीं कर सकते। हमारी मॉड अकेडमी एक स्ट्रिक्ट अकेडमी है एंड हम तुम सभी से यही उम्मीद करते हैं कि तुम सभी डिसिप्लिन में रहो। एंड इसके बाद टीचर उन सभी से कहने लगते हैं कि जो लोग लेट हुए हैं हम उनके क्रेडिट पॉइंट्स में से 20 क्रेडिट पॉइंट्स माइनस कर लेंगे। और मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ के एक क्रेडिट पॉइंट का दाम हमारे 20,000 रुपए जितना है। और इस अकेडमी में आने से पहले एक न्यू कमर को सिर्फ 50 क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाते हैं और उनमें से भी लेट हुए बंदों के अकाउंट्स में से 20 क्रेडिट पॉइंट्स ऑलरेडी माइनस कर लिए थे। और अपने टीचर की ये बात सुनकर लेट हुए स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं और धीरे धीरे करके उस फील्ड में बहुत सारे टीचर्स आने लगते हैं एंड वो सारे टीचर्स एक से एक डिवाइन पावर्स के साथ आते हैं। एंड सारे टीचर्स आने के बाद वो लोग अपना ऑरा रिलीज करते हैं जो कि इतना पावरफुल होता है कि सभी स्टूडेंट्स अपनी जगह से पीछे जाने लगते हैं। लेकिन हमारा फैंग जिसे चैलेंजेस बहुत पसंद होते हैं वो इस चीज को भी चैलेंज की तरह लेता है एंड वो अपना ऑरा रिलीज करने लगता है जिससे वो वहां पर टिके रहने की कोशिश करता है। और उसकी ये कोशिश को देखकर वो सारे टीचर्स बहुत ही इंप्रेस होते हैं एंड वो कहने लगते हैं कि तुम अभी तक एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बने फिर भी तुम्हारी स्किल्स इंप्रेसिव हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को जो कि वहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग था। वो मार्शल आर्टिस्ट एक बूढ़ा सा बंदा था लेकिन अगर हम उसकी लुक्स पर ना जाएं तो वो बंदा 8th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था एंड उसका ऑरा वहां पर मौजूद सभी बंदों के ऑरा से सबसे डिफरेंट था। और वहां पर जो सबसे पहला टीचर मौजूद होता है वो सारे स्टूडेंट्स को कहता है कि तुम्हें एक एक करके ब्लड रिफाइनिंग पिल दिया जाएगा और साथ ही में हम थोड़ी देर के बाद तुम्हारा ट्रेनिंग भी चालू करेंगे। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में 9 फ्लोर है लेकिन तुम जैसे बिगिनर्स को सिर्फ 4 फ्लोर्स तक ही जाने की अनुमति है। बिल्डिंग में हर एक चीज तुम्हारे मतलब की है जो कि तुम्हें एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनने में हेल्प करेगी। और इस कंपटीशन का मेन रूल यही है कि जो एंड तक इस कॉलेज की लास्ट बिल्डिंग तक रहेगा उसे इसी कॉलेज में असाइन कर दिया जाएगा। यानी कि बेसिकली यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ लड़कर सबसे टॉप पर जाना होता है ताकि उन्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल सके और वो लोग एंड में जाकर एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बन पाए। हमें ये बताया जाता है कि हर एक फ्लोर पे लगभग 400 लोग ही रह सकते हैं और अगर टाइम खत्म होने के बाद कोई स्टूडेंट दूसरे फ्लोर में आता है तो उसे वहीं के वहीं एलिमिनेट कर दिया जाएगा और साथ ही में उसके 30 क्रेडिट पॉइंट्स भी ले लिए जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि जो जितना ऊपर जा सकता है उसे उतना ही बढ़िया कॉलेज मिलेगा। और इसके बाद हम लोग उनको हॉल में देखते हैं जहाँ फैंग कहता है कि तो ठीक है फाइट स्टार्ट हो गई है और मैं तुम्हें मिलता हूँ सीधा 4th फ्लोर पे। और ये देखकर डोंग कहने लगता है अरे भाई रुक तो जा, मुझे तो लेकर जा। और इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग एक एक करके ऊपर जा रहा था लेकिन तभी उसके रास्ते में बहुत सारे स्टूडेंट्स चुनौतियों की तरह आते हैं लेकिन फैंग के लिए उनके साथ निपटना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो स्टूडेंट्स इतने ज्यादा वीक होते हैं कि फैंग को लगता है कि इन स्टूडेंट्स को कोई चौथी का बच्चा भी हरा सकता है। एंड अब फैंग जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा था तो उसके माइंड में ये थॉट आ रहा था कि कहीं वैंग ने मुझे गलत यूनिवर्सिटी के बारे में तो नहीं बता दिया, क्योंकि जैसा उसने कहा था कि यहाँ सबसे टॉप के एथलीट आते हैं लेकिन अभी तक फैंग को यहाँ ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिला था जो कि उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग के दोस्त डोंग को देखते हैं जो कि अच्छा खासा लड़ रहा होता है लेकिन तभी उसकी लड़ाई के बीच में एक मोटा आ जाता है जो कि उसकी टांग को चबा डालता है। और इससे अगले सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वही बंदा होता है जो कि सबसे पहले 4th फ्लोर पर पहुंचा था। और हम देखते हैं कि वहां पर फैंगलिंग भी था जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि लगभग 1000 बच्चों में से सिर्फ 100 या 200 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कि 4th फ्लोर तक पहुंच पाते हैं। और जैसा कि हमें पता था कि 4th फ्लोर पर सिर्फ 400 ही बच्चे रह सकते हैं और अब 4th फ्लोर भी धीरे धीरे करके भर रहा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि अभी तक फैंग वहां पर नहीं पहुंचा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद डोंग जैसे ही वहां आता है उसके 5 मिनट के बाद फैंग भी वहां आ जाता है। फैंग उस 4th फ्लोर पर पहुंच तो गया था लेकिन वो इसके बाद भी काफी ज्यादा गुस्सा था और वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड भी था और साथ ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं इस इंस्टीट्यूशन में इसीलिए आया था ताकि मुझे टफ कंपटीशन मिल सके, लेकिन मैं जैसा कि देख रहा हूँ तुम सभी लोग एक नंबर के लूजर और गधे हो। ये सुनकर वहाँ सारे स्टूडेंट्स फैंग पर भड़कने लगते हैं एंड वो फैंग को एक नंबर का पागल बुलाने लगते हैं। और उनकी ये सब हरकतों को प्रिंसिपल भी देख रहा होता है एंड वो इस चीज से काफी दुखी होता है कि इस बार हमारी यूनिवर्सिटी में कोई काबिल स्टूडेंट आया ही नहीं। और इसके बाद प्रिंसिपल उन सभी के सामने ये अनाउंस करता है कि जो भी स्टूडेंट आधे घंटे के अंदर फैंग को हरा देगा उसको 1 क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। और ये सुनकर उन सारे स्टूडेंट्स को एक वजह मिल गई थी फैंग को धूल चटाने की और अब 1 क्रेडिट पॉइंट के चक्कर में वो सारे लोग मिलकर फैंग पर हमला करने लगते हैं। लेकिन हमें ये भी याद है कि फैंग उसके मास्टर फैंग के लेवल पर पहुंच चुका है एंड वहां पर कोई भी स्टूडेंट इतना पावरफुल नहीं है जो कि फैंग को टक्कर दे पाए। और अब फैंग और डोंग मिलकर वहां पर सारे स्टूडेंट्स को एक एक करके बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं। एंड इसके बाद हमें एक पिंक बालों वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कि अचानक से आकर फैंग पर हमला कर देती है। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत सी बहुत नाजुक सी होती है लेकिन हम अगर उसकी लुक्स पर ना जाएं तो ही अच्छा होगा।
लगा क्योंकि उस लड़की ने फैंग को बहुत बुरी टक्कर दी थी। लेकिन आखिरी में फैंग एक आदमी को उसके अटैक के सामने लाकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन तभी वहां पर एक और नीले बालों वाली लड़की होती है जो कि एक प्लान बनाने लगती है जिसके अकॉर्डिंग वो फैंग और डोंग को अलग कर देती है और फैंग को सब लोग घेर लेते हैं। और वो ब्लू बालों वाली लड़की कहने लगती है कि अब तुम क्या करोगे। यहाँ पर हमारा फैंग बड़ी मुश्किल से सभी लोगों को मैनेज कर रहा था और वही नीले बालों वाली लड़की डोंग पर हमला कर देती है। और क्योंकि डोंग की पावर फैंग से थोड़ी कम होती है और इसीलिए वो नीले बालों वाली लड़की उसे इजीली हराकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम रिसेप्शन में बैठे हुए टीचर्स को देखते हैं जो कि फैंग को देखकर बिल्कुल हैरान होते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर इस फैंग में एक महीने के अंदर इतनी ज्यादा पावर्स आई कहां से, क्योंकि उसके फैमिली बैकग्राउंड में भी ऐसा कोई नहीं है जो कि उसे इतना ज्यादा ताकतवर बना सके। और दूसरी तरफ अब हम डोंग को देखते हैं जो कि बुरी तरह से हार चुका था एंड हम फैंग को देखते हैं जिसे कि लड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसे 20 से 25 लोगों ने घेर रखा था। और अब फैंग के सामने दिक्कत ये होती है कि वो सबके सामने सिस्टम का भी यूज नहीं कर सकता एंड इसीलिए वो चुपके से रेड वाली पिल खा लेता है जिससे उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है। एंड इस पिल के कंजप्शन के बाद फैंग के अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है एंड वो हवा में उड़ने लगता है, जिसके बाद ही वो टाइमर खत्म हो जाता है जिसके अंदर की प्रिंसिपल ने उन लोगों को फैंग को हराने के लिए कहा था। एंड क्योंकि अब टाइमर खत्म हो गया था और इसीलिए प्रिंसिपल फैंग को विनर डिक्लेयर कर देते हैं। एंड अब उनका प्रिंसिपल उन सभी से कहता है कि तुम सभी ये बेइज्जती याद रखना कि तुम सभी मिलकर एक मार्शल आर्टिस्ट को भी नहीं हरा पाए। एंड अब वहां पर जितने भी मार्शल आर्टिस्ट क्वालिफाई हुए थे उन सभी को एक मौका दिया जाता है कि तुम सभी अपनी मर्जी से अपने अपने टीचर्स को चुन सकते हो। और अब अगले दिन हम उन सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि अपने अपने टीचर्स को चुन रहे होते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ फैंग को भी देखते हैं जो कि बहुत कंफ्यूज होता है क्योंकि वो सोच नहीं पा रहा था कि वो किस टीचर को चुने। तभी फैंग का ध्यान उसके सामने खड़ी टीचर पर जाता है जिसका नाम एंड्रियो होता है। एंड वो टीचर चाहती है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा 20 स्टूडेंट्स आए जिन्हें वो अच्छे से ट्रेन कर पाए। जब फैंग उस टीचर के सामने जाता है तो वो टीचर उससे कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि अगर तुम्हें अपनी हेल्थ की जरा भी चिंता है तो तुम मेरे पास पढ़ने के लिए मत आना, क्योंकि मैं पहले ही बता दूं कि जो भी मेरे से ट्रेनिंग लेता है वो काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती है जिससे उनकी हेल्थ कभी भी ठीक नहीं रहती। एंड एंड्रियो को ये भी पता होता है कि फैंग जिस बैकग्राउंड से आता है उसका बैकग्राउंड कोई रिच बैकग्राउंड नहीं है। एंड वो उसे एक ऑफर देती है कि अगर तुम मेरे पास से पढ़ोगे तो मैं तुम्हें अनलिमिटेड पिल्स देने के लिए रेडी हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी इस यूनिवर्सिटी में हद से ज्यादा दुश्मन बढ़ चुके हैं क्योंकि तुमने आते के साथ ही ये कांड कर दिया है और तुम पर हमला कभी भी हो सकता है, इसीलिए तुम्हें हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा वरना तुम्हें यूं ही कोई भी पेल के चला जाएगा। एंड एंड्रयू की ये सब बातें सुनकर फैंग का दिमाग थोड़ा तो क्लियर होता है एंड वो बिना कुछ सोचे उसके पास रजिस्टर कर लेता है। एंड अब अगले दिन फैंग की ट्रेनिंग क्लासेस स्टार्ट होती हैं एंड उसकी टीचर एंड्रयू उसे कुछ बेसिक चीजें बताती है। एंड्रयू उसे बताती है कि अगर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें अपनी बॉडी के सारे चैनल्स को एक एक करके खोलना होगा जिससे तुम्हारे ब्लड को ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिल पाए ताकि वो ट्रैवल कर सके। और वो उसे बताती है कि सबसे पहले तुम्हें ऑर्गन प्रोटेक्टिंग पिल्स और बोन रिफाइनिंग पिल्स चाहिए होंगी क्योंकि इनकी मदद से ही तुम आगे बढ़ पाओगे और ये सबसे बेस्ट रहेगा अगर तुम्हें रैंक 1 तक पहुंचना होगा तो। एंड इसके बाद एंड्रयू फैंग को कुछ ब्लड रिफाइनिंग पिल्स देती है जिससे उसके चैनल खुल सके। एंड जैसे ही फैंग उन पिल्स को लेता है उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी का बूस्ट आ जाता है एंड एक एक करके उसके कई गेट्स खुलने लगते हैं। एंड ये देखकर फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो एंड्रयू मैम से ही कहने लगता है कि मैम आज मैं बहुत खुश हूँ एंड मैं कितना लकी हूँ कि आप मेरे टीचर हो। लेकिन वो फ्लो में मैडम से ही फ्लर्टिंग करने लगता है जिससे उसे प्रसाद भी मिल जाता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग, एंड्रयू एंड एक और स्टूडेंट जो कि वही नीले बालों वाली लड़की थी वो लोग किक्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एंड जैसे ही एंड्रयू उन दोनों को एक किक मार के दिखाती है तो वो दोनों ही चौंक जाते हैं क्योंकि एंड्रयू की किक काफी ज्यादा पावरफुल थी एंड उसने लकड़ी के लट्ठे में छेद कर दिया था। और एंड्रयू अब उन्हें समझाने लगती है कि अगर तुम्हें भी ऐसे किक्स मारने हैं तो तुम्हें अपने ब्लड को एक ही जगह पर फोकस करना होगा जिससे ये होगा कि तुम्हारे किक्स की पावर 10 गुना तक बढ़ जाएगी एंड वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होंगे। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि अपना दिमाग लगाते हुए बोन टेम्परिंग और अपने ब्लड को एक साथ फोकस करता है जिससे वो फोकस करके उसी जगह पर किक तो मार लेता है लेकिन उसका ये चलाया हुआ दिमाग उसी पे भारी पड़ जाता है क्योंकि अब उसके पैर में क्रैक आ चुका था। शाम को फैंग हॉस्पिटल में जाता है लेकिन हम देखते हैं कि उसका पैर पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुआ था। और अब हॉस्पिटल में जाकर फैंग उन पिल्स को खरीदने की कोशिश करता है जिनसे बोन्स ठीक होते हैं। तो वो उस बोन ठीक करने वाली पिल के प्राइस को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उस एक बोन ठीक करने वाली पिल का प्राइस ही लगभग $1 मिलियन था। ये तो फैंग की किस्मत अच्छी थी कि ट्रायल के दौरान उसने अपने क्लासमेट्स को ही हराकर काफी ज्यादा पैसे कमा लिए थे और उन पैसों की हेल्प से फैंग उन पिल्स को खरीद लेता है। अपनी पिल्स को खरीदने के बाद फैंग मुड़कर जाने ही लगता है कि तभी उसके सामने 3 सीनियर्स आकर खड़े हो जाते हैं और वो सीनियर्स उसके सामने इसीलिए खड़े थे क्योंकि उन सीनियर्स के भाइयों को फैंग ने बहुत बुरी तरह से पीटा था। और अब उनमें से एक सीनियर अपने दोस्त से कहने लगता है कि तुम देखना
देखना, मैं अब फैंग को बहुत बुरी तरह से मारूंगा जिससे वैंग को ये पता चल सके कि उसने किससे पंगा लिया है। और अब फैंग उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसके टीचर भी उसके साथ थी एंड वो अपने टीचर के सामने अपनी नाक तो कतई नहीं कटाना चाहता था। और इसके बाद वो लोग एक फाइटिंग रिंग में आ जाते हैं जहां पर एक सीनियर सबसे पहले आकर फैंग पर हमला कर देता है, लेकिन फैंग उसके अटैक को बहुत बढ़िया तरीके से डॉज कर लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग का एक पैर भी टूटा था, स्टिल वो इतने अच्छे से उसके अटैक्स को ब्लॉक कर दे रहा था और फैंग उसके अटैक को डॉज कर उसे एक मुक्का मार देता है। और अब अगले सीनियर के साथ लड़ते हुए फैंग को उसकी टीचर की बात याद आती है एंड वो हवा में जंप करता है एंड अपने पूरे ब्लड का फोकस अपने पैरों की तरफ ले आता है। एंड ऐसा करने के बाद वो एक ही बार में तीनों सीनियर्स को एक जोरदार किक मारता है जिससे वो तीनों सीनियर्स बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं। और फैंग की किक इतनी जोरदार थी कि उसकी किक को देखकर वहां पर रेफरी भी शॉक हो गया था। एंड अब इस कहानी में ट्विस्ट आता है एंड हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर से वैंग अंदर आता है जो कि इस पूरी फाइट को देख रहा होता है। और वैंग उन सीनियर्स के सामने उनसे कहने लगता है कि अगर किसी भी सीनियर को मेरे स्टूडेंट से परेशानी है तो वो मेरे मुंह पर आकर सीधा बोल सकता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं फैंगलिंग को जो कि वैंग और फैंग के साथ बैठा हुआ होता है एंड ये तीनों पहली बार एक साथ बैठे हुए थे, इसीलिए ये काफी रेयर मोमेंट होता है। एंड अब वैंग कहने लगता है कि मैंने सुना है कि कुछ टाइम के बाद यहाँ एक और टेस्ट होने वाला है। एंड वैंग ये भी कहने लगता है कि मुझे इस एग्जाम के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन फैंग तुम इस एग्जामिनेशन के लिए जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर लेना चाहिए। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम सभी टीचर्स को रिसेप्शन में देखते हैं एंड हम देखते हैं कि टीचर्स भी इसी एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसके बारे में वैंग बात कर रहा था। एंड वो टीचर्स कहने लगते हैं कि ये एग्जामिनेशन 1 महीने के अंदर अंदर ही हो जाएगा एंड इस एग्जाम में बाकी अलग अलग स्कूलों से भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे, तो हमारे स्कूल की रेपुटेशन के लिए ये जरूरी है कि इस एग्जाम को कोई हमारे स्कूल से ही जीते जिससे हमारी रेपुटेशन बनी रहे। साथ ही वो टीचर कहने लगता है कि जो भी स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन का विनर होगा उसे बहुत सारे एक्स्ट्रा पिल्स और बोन रिफाइनिंग पिल्स फ्री में दिए जाएंगे एंड इसके साथ ही जो इस एग्जाम को जीतेगा उसे 20% का बूस्ट भी मिलेगा। एंड इसके बाद हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि एंड्रयू पर बहुत ज्यादा विश्वास करके बैठा था क्योंकि उसके टीम में फैंग होता है एंड हमें ये तो मानना होगा कि पूरे स्कूल की उम्मीदें फैंग पर ही टिकी हैं। जो भी हो, अब फैंग को बहुत इफेक्टिव ट्रेनिंग मिलने वाली है एंड इसके कुछ दिन बाद तक हम देखते हैं कि फैंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव ट्रेनिंग कर रहा होता है एंड इसके साथ ही फैंग को एक तलवार जैसा वेपन भी दिया जाता है, लेकिन फैंग उसे चला नहीं पाता। उसने उस वेपन को चलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन चलाने की कोशिश करते करते उसने एक बार एकेडमी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड टाइम के साथ साथ फैंग उस वेपन को चलाना सीख जाता है एंड सिर्फ फैंग ही नहीं, बाकी के सारे स्टूडेंट्स भी इंप्रूवमेंट कर रहे होते हैं। और अब फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन मैच होने वाला था और ये दिन मॉड यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट डे होने वाला था। एंड साथ ही हम वहाँ के होस्ट को भी देखते हैं जो कि अपना नाम लियो को बताता है और वो क्राउड को चुप करवाने लगता है एंड वो क्राउड से कहने लगता है कि ये कोई एरा गहरा मैच नहीं है, तो इसीलिए तुम शांत बैठना। वो कहने लगता है कि ये मैच बहुत इंटेंस होने वाला है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग की छोटी बहन भी आई होती है जो कि फैंग को यहाँ चीयर करने के लिए आई थी। एंड अगले सीन में हम फैंग की छोटी बहन को देखते हैं जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ उससे मिलने आती है। उसकी छोटी बहन को देखकर फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो सोचने लगता है कि अब तो मुझे किसी भी कीमत पर ये मैच जीतना ही होगा, ये अब मेरी इज्जत का सवाल बन गया है। एंड इसके बाद होस्ट ल्यूक कहता है कि ये टूर्नामेंट अब फाइनली स्टार्ट हो चुका है एंड वो सारी टीम्स के लीडर को एक एक करके स्टेज पर बुलाता है। एंड अब पहले एकेडमी के स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे एंड उस एकेडमी का नाम जेंगू एकेडमी था एंड उसकी टीम के लीडर का नाम हैंग होता है जो कि अपने टाइम में एक बहुत ही खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट रह चुका है। एंड इसके बाद हमें ग्रीन टीम को भी दिखाया जाता है एंड येलो टीम को भी दिखाया जाता है जो कि वहां स्टेज पर आते हैं एंड वो अनाउंस करने लगता है कि ये टीम अभी अभी बनी है एंड इस टीम के लीडर का नाम फैंग है जो कि एक कम्प्लीटली न्यू स्टूडेंट है। और इसके बाद हमें सारे कैप्टन्स दिखाए जाते हैं जिनके पेयर्स मैच होने वाले थे, यानी कि ये सारे लोग आपस में किस तरह से और किस फॉर्मेट में लड़ेंगे। और जैसे ही रिजल्ट सामने आता है तो हमें दिखाया जाता है कि रेड टीम का सामना येलो टीम करेगी एंड जब दोनों टीम में से ही कोई एक टीम जीत जाएगी तो दोनों के बीच में ही फाइनल करवाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पहला मैच स्टार्ट हो चुका था एंड हम देखते हैं कि रेड और ग्रीन टीम के लीडर्स एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड यहाँ पर रेड टीम के लीडर का नाम तो हमें पता ही है एंड ग्रीन टीम के लीडर का नाम सू है। सू बिना देरी करते हुए अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए हैंग के ऊपर हमला कर देता है। हैंग अचानक से अपने ऊपर हुए हमले को देखकर थोड़ा सा चौंक तो जरूर गया था, लेकिन वो इसे ब्लॉक कर लेता है एंड इसके बाद सू अपना एक अटैक करता है जिसका नाम हेवनली अटैक था, लेकिन हैंग उस अटैक को भी ऊपर कूदकर डॉज कर लेता है एंड इसके बाद हैंग अपने सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल करता है जिसका नाम राइजिंग सन था। एंड इसके बाद हम सू को देखते हैं जो कि बिना किसी एफर्ट के लगाए हैंग के अटैक को इजीली ब्लॉक कर लेता है एंड वहां पर बैठी हुई ऑडियंस बिल्कुल पूरी तरह से शॉक होती है एंड वो सब बस यही सोच रहे थे कि आखिर आगे क्या होने वाला है। एंड इसके बाद हम हैंग को देखते हैं जो कि अचानक से गायब हो जाता है एंड अगले ही सेकंड में वो सू के पीछे खड़ा होता है एंड वो सू के गर्दन पर तलवार रख देता है एंड अब हैंग का तलवार सू की चेस्ट पर होता है, इसीलिए सू सोचने
लगता है कि अब उसका खेल तो खत्म हो चुका है, लेकिन हैंग ने अपनी स्वॉर्ड को थोड़ा सा ढीला पकड़ रखा था, इसीलिए सू को लगता है कि वो अभी भी बच सकता है। लेकिन ये सब तो हैंग का एक मास्टर प्लान होता है। एंड जैसे ही सू थोड़ा सा हिलने की कोशिश करता है, हैंग अपनी तलवार को और टाइट कर देता है, जिससे वो सू को एक बार और हरा देता है। एंड इसके बाद हम फैंगलिंग और वैंग को देखते हैं जो कि एक साथ खड़े होते हैं। एंड इसके बाद फैंगलिंग वैंग से कहने लगता है कि मैं बेट लगा सकता हूँ, तुम्हारा स्टूडेंट फैंग सेकंड राउंड तक टिक भी नहीं पाएगा, उसका इन स्टूडेंट के साथ मुकाबले करने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन वैंग फैंगलिंग को चुप रहने के लिए बोलता है और वो उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कहता है। एंड इसके बाद हम होस्ट ल्यूक को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि ब्रेक अब ओवर हो चुका है एंड अब सेकंड राउंड की बारी आ चुकी है। एंड सेकंड राउंड में जाने से पहले फैंग की बहन उसके पास रोती रोती आती है एंड वो फैंग से कहने लगती है कि भैया प्लीज मत जाओ ना, क्योंकि फैंग की छोटी बहन को उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। लेकिन फैंग ये बोलकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि बहना मैं इतनी दूर आ चुका हूँ एंड इतनी दूर आने के बाद मैं यहाँ से वापस जाने की सोच भी नहीं सकता। यहाँ हम देखते हैं कि फैंग के मैच को पूरी दुनिया भर में लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। एंड हम फैंग के फादर को देखते हैं जो कि ऑफिस से छुट्टी लेकर स्पेशली फैंग का मैच देखने के लिए घर पे रुके होते हैं। एंड इसके बाद फैंग रिंग में आ जाता है एंड होस्ट उसका इंट्रोडक्शन देने लगता है। एंड हर एक प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट की तरह फैंग का भी एक सिग्नेचर मूव होता है जिसका नाम होता है द लेजेंडरी रोअर। और यहाँ पर सिग्नेचर मूव को ऐसा माना जाता है कि बेसिकली सिग्नेचर मूव को 1 लाख में से सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। एंड अब उसका ओपोनेंट कहने लगता है कि क्या तुम सच में अपने सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल कर सकते हो? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन इस पर फैंग उसको कोई जवाब नहीं देता। एंड कोई भी जवाब ना मिलने के बाद उसके अपोनेंट का ईगो हर्ट हो जाता है एंड वो गुस्से में आकर फैंग पर अटैक कर देता है। एंड उसके इतने खतरनाक इतने अग्रेसिव अटैक को फैंग इस तरह से रोकता है जैसे कि उसका अटैक उसके लिए कुछ हो ही ना। फैंग शुरू से ही अपने अपोनेंट के सामने उसकी असली पावर्स को छुपाता आ रहा था। एंड इसके बाद फैंग कुछ ऐसा करता है जिसकी उम्मीद वहां पर किसी को भी नहीं होती। उसने अपने रिबन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था एंड देन वो अपने रिबन से एक नाइफ बनाकर अपने अपोनेंट पर अटैक कर देता है। एंड इसके बाद फैंग अपने टीचर के सिखाए हुए मूव का इस्तेमाल करता है। एंड अपने टीचर के सिखाए हुए अटैक को फैंग ने मास्टर कर लिया था एंड इसीलिए फैंग अपने अपोनेंट को इजीली हरा देता है एंड येलो टीम मैच से डिस्क्वालीफाई हो जाती है। एंड यहाँ पर ब्लू टीम यानी कि फैंग की टीम जीत गई थी। एंड उसके हेटर्स जो पहले बहुत चिल्ला रहे होते हैं वो भी बिल्कुल चुप बैठे होते हैं। एंड इसके बाद एक और मैच होने वाला है जिसको भी फैंग को ही लड़ना होगा क्योंकि उसका मैच अभी खत्म नहीं हुआ। एंड हम उस येलो टीम के कैप्टन को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होता है एंड वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं इस लड़की को यहाँ से निकाल कर रहूंगा। आखिर एक नया आया हुआ लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है? ये तो हमारी बेइज्जती वाली बात होगी। एंड अगर वो ज्यादा से ज्यादा पिल्स का भी यूज करेगा तब भी वो इतनी ज्यादा जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगा। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो कि 2 गोली खाता है जिससे उसकी पूरी स्ट्रेंथ वापस रिकवर हो जाती है। ये देखकर कैप्टन की बिल्कुल फट जाती है एंड वो सोचने लगता है कि भैया आखिर ये किस टाइप का बंदा है। एंड तभी ल्यूक ये अनाउंस करने लगता है कि ये 2 पिल्स खाने के बाद सिर्फ उसने अपनी एनर्जी को रिकवर ही नहीं किया है बल्कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन गया है। एंड ये सुनने के बाद वहां पर प्रिंसिपल और बाकी जो चीफ गेस्ट आए होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं। एंड अब प्रिंसिपल ये सोचने लगता है कि जरूर इसके पास कोई मॉन्स्टर की बॉडी होगी जो ये लड़का इतनी जल्दी पिल्स को हजम कर पा रहा है। एंड अब इसके बाद सेकंड मैच स्टार्ट होता है एंड हम येलो टीम के एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम चैन होता है। वो बिना कोई इंट्रोडक्शन दिए हुए ही फैंग पर अटैक करना चालू कर देता है क्योंकि उसे फैंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि आखिर एक ऐसा बंदा जिसने 2 महीने भी ठीक से ट्रेनिंग नहीं की हो वो आखिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और अब चैंग एक के बाद एक फैंग पर हमला किया जा रहा था लेकिन हम देखते हैं कि फैंग उसके साथ ऐसे खेल रहा था जैसे वो कोई बच्चा हो। एंड इसके बाद फैंग सीरियस फाइट करने लगता है एंड वो हवा में कूदता है। एंड हवा में कूदने के बाद वो एक स्ट्रेट किक चैंग की छाती पर मारता है जिससे वो एक ही बार में नॉकआउट हो जाता है और फैंग सेकंड राउंड भी इजीली जीत जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर बैठा हुआ पूरा क्राउड बिल्कुल चौंक जाता है। एंड देन इसके बाद ल्यूक कहने लगता है कि फैंग क्या तुम्हें आगे कंटिन्यू करना है? एंड फैंग अपना हाँ में सिर हिलाता है। एंड देन हमें येलो टीम का बंदा दिखाया जाता है जो कि स्ट्रेचर पर लेटा होता है। एंड देन कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं होती। हम देखते हैं कि येलो टीम का कैप्टन बिना रेफरी को बताए अपनी जगह से जंप करता है एंड वो सीधा जाकर फैंग पर हमला कर देता है। और हमला अचानक हुआ था इसीलिए फैंग उसके अटैक को बड़ी मुश्किल से डॉज करता है और वो रेफरी से ये कंप्लेंट करने लगता है कि मैंने अभी अभी तो पिल्स को लिया है, मेरी बॉडी अभी ठीक से रिकवर भी नहीं कर पाई है। लेकिन वो कैप्टन कहने लगता है कि इससे मुझे क्या। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं होता कि फैंग के पास लेवल अप का भी सिस्टम है एंड इसीलिए फैंग अब हवा में उड़ जाता है और वो अपनी कुछ स्किल्स दिखाते हुए उसकी पहुंच से दूर चला जाता है जिससे वो साथ ही साथ क्राउड का दिल भी जीत रहा होता है। एंड वहां पर खड़े हुए सारे टीचर्स उसे हवा में देखकर शॉक हो जाते हैं एंड वो सोचने लगते हैं कि इसे ये सब सीखने का आखिर टाइम मिला कहां से। एंड अब रिकवर होने के बाद फैंग नीचे आता है एंड वो कहने लगता है कि हाँ ये फाइट बहुत छोटी और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर धड़ाधड़ अटैक करने लगते हैं एंड वो हवा में ही
इतनी ज्यादा तेज फाइट कर रहे होते हैं कि कोई कुछ देख ही नहीं पा रहा होता। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि येलो टीम के कैप्टन ने अपनी पावर्स को अपग्रेड कर लिया है एंड उसकी पावर्स अब पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। एंड ये देखकर जो क्राउड पहले फैंग का सपोर्ट कर रही थी, अब वो उस येलो टीम के कैप्टन का सपोर्ट करने लगती है। एंड अब उसको अपग्रेड होता देख फैंग उस पर बीच में ही अटैक करने लगता है, लेकिन वो उसके नजदीक भी नहीं जा पाता। एंड उसने मार्शल आर्ट की एक हिडन टेक्निक का यूज करके एक शेर का रूप ले लिया था। एंड वहीं सेम ट्रिक यूज करते हुए फैंग भी अपना रूप बदल लेता है एंड वो फिनिक्स का रूप ले लेता है। एंड अब फाइट काफी देर से चल रही थी एंड वो फाइट काफी इंटेंस हो रही होती है एंड इसीलिए वो लोग म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक पंच के साथ इस फाइट को एंड कर देंगे। एंड अब थोड़ी देर के बाद जब दोनों रिकवर हो जाते हैं, तब वो दोनों पूरी फुर्ती के साथ एक दूसरे पर पंच करते हैं। एंड पंच करने के बाद हम देखते हैं फैंग को, जो कि अभी तक पूरी तरह से खड़ा होता है एंड दूसरी तरफ येलो टीम के कैप्टन की पूरी तरह से ब्लड एनर्जी डाउन हो गई थी। यानी कि इसका मतलब है बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन फैंग ने अभी तक कुल मिलाकर 3 राउंड तक जिता दिए थे। एंड वो लोग इसी के साथ इस कंपटीशन को खत्म कर देते हैं।